सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक वही कैश फ्लो स्टेटमेंट है। हमारा दिन जो है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाला। ये क्लास नंबर कौन सी है? ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है एंड दिस इज क्लास नंबर 3। दिस इज इट। ठीक है जी। अब सबको मालूम है, सब लोगों को मालूम है अच्छे से कि हमारा वर्किंग कैपिटल जो होता है, वर्किंग कैपिटल वो किसके बराबर होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के बराबर होता है। एवरीबॉडी नोस, सबको मालूम है ये चीज। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के बराबर होता है, एवरीबॉडी नोस। अच्छा, मैं यहाँ बैठा हूँ इस जगह पे, बैलेंस शीट, ये मेरे पास एक बैलेंस शीट, यहाँ से देखो मेरे पास बैलेंस शीट है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक, ये मेरा स्टॉक है 1,00,000 रुपए का। और यहाँ पर मेरे पास है कैश, कैश है मेरे पास 5,00,000 रुपए। ठीक है, ये स्टॉक मेरे पास 2,00,000 रुपए, ध्यान से देखिएगा जरा। ठीक है जी, दिख रहा है आपके पास? अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, सपोज पूर्णिमा से पूछता हूँ। पूर्णिमा मुझे ये बताओ कि अगर मैं गुड्स परचेज करता हूँ, गुड्स परचेज करता हूँ, अगर मैं ना परचेज करता हूँ गुड्स और सेल नहीं करता, इफ आई परचेज गुड्स, तो क्या होने वाला है? और वो भी कैश में गुड्स परचेज करता हूँ तो क्या होगा बताइए? फिर कैश कम होगा और स्टॉक बढ़ेगा। कैश कम होगा, स्टॉक बढ़ेगा, यानी कि ये जो मेरा 2,00,000 है ये प्लस हो जाएगा मेरा 1,00,000 यहाँ पर, दिस विल बी माई 3,00,000। और ये जो 5,00,000 है माइनस हो जाएगा कितना? 1,00,000, which is this is what my 4,00,000, ऐसा बनेगा ना, है ना? ठीक है, सर दिस इज डन। अब मुझे बताओ, कैश से गुड्स खरीदने का मेरे वर्किंग कैपिटल में क्या फर्क पड़ा? बताइए जरा। मान लो मेरा वर्किंग कैपिटल, मेरा करंट एसेट्स 10,00,000 था, मेरा करंट लायबिलिटी 2,00,000 था, सो व्हाट इज माय आंसर? 8,00,000। एग्री करते हो सब लोग? 8,00,000 का आंसर है मेरा। अब क्या हुआ कि 10,00,000 में से मैंने क्या माइनस कर दिया? मैंने माइनस कर दिया कितना? 1,00,000 रुपया। और मैंने प्लस कर दिया कितना? 1,00,000 रुपया। व्हाट इज माय इफेक्ट नाउ? What is my effect? What is my effect now? क्या इफेक्ट है भाई? क्या इफेक्ट है मेरा, बताइए। What is my effect here? सर 10 लाख ही रहेगा। कुछ फर्क पड़ा? माइनस 2,00,000, कुछ फर्क पड़ा? सर कुछ फर्क पड़ा इसमें? ठीक है, अरे कुछ फर्क पड़ा बताइए। वर्किंग कैपिटल में फर्क पड़ा? इज देयर एनी चेंज इन वर्किंग कैपिटल? नो सर। नहीं फर्क पड़ा। ठीक है, चलो, मतलब वर्किंग कैपिटल में आपको कोई इफेक्ट नहीं आया इस चीज का। और आइए, अब आप जानते हैं कि ये मेरा, सपोज दिस इज माय ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान से देखना, दिस इज माय ट्रेडिंग अकाउंट, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जानते हैं सब लोग, दिस इज माय ट्रेडिंग अकाउंट। और इसके नीचे क्या होता है? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, ऐसा करके। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। वो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय जो आप नेट प्रॉफिट देखते हो, वो ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आती है? कहां से निकल कर आती है? प्रॉफिट लॉस से निकल कर आती है? कहां से निकल कर आती है बताइए मुझे। दैट फिगर यू गॉट फ्रॉम वेयर? कहां से लेते हो फिगर को? कोई भी अच्छा जवाब दीजिए मुझे, बोलो भाई। मेरा क्वेश्चन है कि जो नेट प्रॉफिट लेते हैं ना हम लोग लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करते समय बेस लेते हैं नेट प्रॉफिट एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो क्या ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकलता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकलता है। ठीक है, आप लोग अभी देर में है तो मैंने क्या किया, मेरे को 2,00,000 का स्टॉक था, 5,00,000 का कैश था, मैंने स्टॉक खरीद लिया और खरीद परचेजेस कर लिया, मैंने परचेजेस इन कैश। तो मेरा स्टॉक हो गया 3,00,000 का, मेरा कैश हो गया 4,00,000 का। ठीक है, और मेरे वर्किंग कैपिटल में अगर मैं जाऊं, देयर इज नो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इट हैज नॉट टच्ड माय स्पेंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, और मेरा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेरी करंट एसेट्स तो बढ़ रही है। दिख रहा है मेरी करंट एसेट्स बढ़ रही है, यहाँ देखिए मेरी करंट एसेट्स बढ़ी। आइए जरा चलते हैं। सपोज ये मेरा टोटल जो था, सपोज ये टोटल मेरा था, सपोज मान लो मेरी सेल्स जो थी वो सपोज 12,00,000 की थी, 12,00,000 की मेरी सेल्स थी। और मेरे जो बाकी के एक्सपेंसेस थे, ओपनिंग स्टॉक वगैरह मिला के सपोज मेरे वो 8,00,000 थे, अभी तक मान लो कहा। तो अब मुझे बताइए कि जो मेरा जीपी है वो कितने का होगा? मेरा 4,00,000 होगा ना जीपी। एग्री करते सब लोग? हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट साइड 12,00,000 की थी और डेबिट मेरे एक्सपेंसेस से मिला के 8,00,000। लेकिन जब मैं परचेज कर लेता हूँ गुड्स तो क्या होगा बताइए? अगर मैं परचेज कर लेता हूँ तो जानते हैं परचेजेस विल कम हियर 1,00,000 की। अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 3,00,000 का। एग्री करते हो? अरे मेरा जीपी 3,00,000 का होगा
ठीक है जी। दूसरी बात, मेरा जीपी जो है यहाँ 3 लाख रुपए का, ठीक है, जीपी मेरा 3 लाख का। अच्छा, उससे पहले मेरा जीपी कितने का था? उससे पहले मेरा जीपी कितने का था? 4 लाख का था। लेकिन जब मैंने परचेज कर दी तो मेरा जीपी कितने का रह गया? 3 लाख का रह गया ना। और सपोज यहाँ मेरे बाकी सारे आइटम जो थे वो 1 लाख रुपए के थे, तो मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो, अगर मैं यहाँ 4 लाख बोलता पुराना, दिस इज 4 लाख, दिस इज 4 लाख, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितने का रहता? 3 लाख रुपए का रहता। ये मेरी कंडीशन थी सेल से पहले, परचेज से पहले। मैंने परचेजेस कर दी, एज अ रिजल्ट क्या हो? मेरा कैश चला गया, मेरी परचेजेस बढ़ गई। परचेज कहाँ चलेगी? डेबिट साइड में, जिससे मेरा जीपी 4 की जगह 3 लाख हो गया। तो ये 4 की जगह कितना हो जाएगा मेरा? 3 लाख हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा मेरा? 3 लाख का हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा मेरा? 3 लाख हो जाएगा। अब मेरा नेट प्रॉफिट कितने का हो गया? 2 लाख का। समझ पा रहे हैं? मेरा नेट प्रॉफिट कितने का हो गया? मतलब करंट एसेट्स के बढ़ने से, कौन सी वाली करंट एसेट्स के बढ़ने से? परचेजेस के बढ़ने से, स्टॉक के बढ़ने से। तो क्या हो गया? मेरा नेट प्रॉफिट कितने से कम हो गया? कितने से कम हो गया? 1 लाख से कम हुआ ना, ठीक है। पर क्या मैं इससे कोई डेफिनेट कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं निकाल पा। लेकिन आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ अगर हम देखते हैं सिचुएशन को, तो मेरा वर्किंग कैपिटल में तो कोई चेंज हुआ नहीं, कोई चेंज नहीं है ना वर्किंग कैपिटल में। बट इन रियलिटी मेरा कैश जो था वो तो 1 लाख से कम हो गया। बोलिए, कैश मेरा 1 लाख से कम हुआ ना। हम डबल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो क्या है? कैश 1 लाख से कम हुआ, परचेज 1 लाख से बढ़ गई, सब बराबर हो गया, ठीक है जी। और डबल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या हुआ? मेरा कैश बढ़ गया और मेरा सॉरी स्टॉक बढ़ गया और मेरा कैश कम हो गया, तो भी सब बराबर हो गया, वर्किंग कैपिटल में भी चेंज नहीं है। बट इन रियलिटी क्या हुआ? मेरा तो कैश का आउटफ्लो 1 लाख से क्या हो गया? कम हो गया। किसकी वजह से? वो ट्रांजेक्शन होने की वजह से ना। बोलिए, इज इट ओके और नॉट? नहीं समझ में आ रही बात? नहीं, बहुत लोगों की नहीं आई है। मेरा वर्किंग कैपिटल में इस ट्रांजेक्शन के होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब जब मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, मेरा वर्किंग कैपिटल वो अनअफेक्टेड है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ। बट इन रियलिटी व्हाट हैपेंड? इन रियलिटी मेरा तो कैश कम हो गया 1 लाख रुपए से। हम यहाँ एक्रूअल बेसिस नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हो रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से मेरा तो आउटफ्लो हुआ, जो कि रिफ्लेक्ट ही नहीं है यहाँ पर। तो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी में अगर कोई भी चीज हमारी इंक्रीज डिक्रीज वाली पोजीशंस में आती है, तो उससे मेरे कैश फ्लो में डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। और अगर वो इफेक्ट पड़ता है तो उसके इफेक्ट को हमें दिखाना पड़ेगा, जो कि वर्किंग कैपिटल में विजिबल नहीं होता, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो होती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, ये एक्रूअल बेसिस पे काम करती है। तो उनके इफेक्ट को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। उन्हीं एडजस्टमेंट्स को बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट था उसमें वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को हमने भी एडजस्ट नहीं किया। अब फिर हम क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को एडजस्ट करते हैं। तुम लोग बोलोगे कि सर वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट को क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की क्यों कर रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी नॉन करंट एसेट्स की क्यों नहीं करते? अरे तो भाई नॉन करंट एसेट्स जो होती है वो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट बन जाती है, बनती नहीं बनती? और नॉन करंट लायबिलिटी जो होती है वो फाइनेंसिंग का पार्ट बन जाती है, बनती है। तो उनके इफेक्ट को हमें टच करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बचता क्या है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी बचती है, उनके इफेक्ट को हम और एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि अगर देखा जाए तो ये ट्रांजेक्शन करने से हमारा वर्किंग कैपिटल में देयर इज नो इफेक्ट, वर्किंग कैपिटल तो कोई इफेक्ट पड़े नहीं। बट इन रियलिटी मेरा कैश का फ्लो क्या हो गया? मेरा कैश क्या हो गया? कम हो चुका है। तो हम क्या करते हैं? उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसी लिए मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर हमारी करंट एसेट्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसको माइनस करके दिखाते हैं, क्योंकि करंट एसेट्स के बढ़ने से कैश फ्लो क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। और अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी करंट एसेट्स कम होती हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बीआर से, डेटर से मेरा पैसा रिकवर हुआ होगा, लेकिन साथ ही साथ डेटर भी तो कम हुआ होगा। तो वर्किंग कैपिटल में तो फिर भी कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा उसका। तो क्या करूंगा? उसके इफेक्ट को ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा? उसको प्लस करूंगा। देखिए, अगर मैं बोलूं कि मुझे पीआर के अगेंस्ट 1 लाख रुपए मिल गया, तो होने वाला क्या है? जनरल एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, कैश बढ़ गया और बीआर कम हो गया। बताइए, उसका वर्किंग कैपिटल में कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। लेकिन इन रियलिटी व्हाट हैपेंड? मेरा तो कैश बढ़ गया ना, तो मैं कैसे ठीक करूंगा उसको? कैसे ठीक करूंगा बताइए? अच्छा, अब सृजन की आंखों में देख रहा हूँ, सृजन कह रहा है कि सर अगर मैं बोलूं मेरा बीआर कम हो गया तो मेरा कैश बढ़ा भी तो। लेकिन जो कैश बढ़ता है, क्या वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट करके दिखाते हैं क्या?
उसके लिए तो हम अलग से बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो तो हमारे कैश मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है। समझ में आ रही बात? हम क्यों परेशान होते हैं? हम बोलते हैं यार कि वर्किंग कैपिटल की जब हम बात लेके चले तो कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, या कैश घट रहा है और हमारी जो स्टॉक है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, समझ में आ रहा है। लेकिन हम जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। और करंट एसेट्स में से भी किस करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं? जो अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश तो हट गया वहां से। कैश का इंपैक्ट कहां दिखेगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखेगा। तो बचता क्या हमारे पास है? बचा करंट एसेट्स का पार्ट या करंट लायबिलिटी वाला पार्ट बचा हमारे पास। तो उसके इफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अच्छा, तुम बोलोगे सर फिर कैश में इफेक्ट कैसे ठीक होगा? भाई देखो, मैंने आपको बताया था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका कैश तो हमेशा टैली करता है। बैंक हो, आपको मालूम है बैंक मैनेजर तब तक घर नहीं जा सकता जब तक उसका कैश मैच नहीं करेगा। मान लो किसी बैंक में आज जितना पैसा है, जितने बैंक में 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 2 लाख रुपए तक का मान लो क्या है शॉर्टेज पड़ रही है, तो मैनेजर और उसकी बैंक जो टीम है, मैनेजर कैशियर वगैरह तब तक घर नहीं जाता जब तक वो 2 लाख रुपए अपनी जेब से भरकर वहां न डालता। फिर वो ढूंढते रहेंगे अगले दिन। अदरवाइज इट्स अ रूल, अगर कोई इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसकी नौकरी तक चली जाती है। ऐसा होता है। तो कैश तो मैच करेगा हमेशा आपको, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास पड़ा है इंटेक्ट फॉर्म में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, कैश के इफेक्ट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर देखा जाता है, एडजस्ट किया जाता है, सेटल किया जाता है। कैश के अलावा दूसरी एसेट्स क्या थी आपके पास? स्टॉक था। आपने क्या करा, कैश दिया और स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक वर्किंग कैपिटल में तो देयर इज नो चेंज। वर्किंग कैपिटल में तो कैश और स्टॉक दोनों इंक्लूड होते हैं, उसका इफेक्ट तो बन गया। लेकिन जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही आइटम बचता है ना, परचेज वाला। मेरा तो एक ही आइटम बचता है, स्टॉक वाला। ठीक है। तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरा कैश फ्लो क्या हो जाना चाहिए? माइनस हो जाना चाहिए। लेकिन वर्किंग कैपिटल तो इंटेक्ट है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसीलिए क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल के अंदर हम क्या करते हैं, उसको करंट एसेट्स के बढ़ने को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कैश को भूल जाइए, क्योंकि जब हम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर लेके चल रहे हैं, ये हमने अकाउंटिंग वाली वर्किंग कैपिटल लेके चले, हम बोल रहे हैं वर्किंग कैपिटल कौन सा वाला, कैश फ्लो वाला। तो कैश फ्लो वाली वर्किंग कैपिटल में कैश का इंपैक्ट तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर चला गया। जो इंपैक्ट बच गया किसका बच गया? दूसरी वाली करंट एसेट्स का इंपैक्ट बच गया। तो हमें क्या करना पड़ता है, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो उसे क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। और करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो क्या हुआ सोचो, मतलब मेरे डेटर ने मुझे पैसा दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कैश बढ़ गया और डेटर कम हो गया। तो क्या नतीजा निकलेगा, मेरी करंट एसेट्स बढ़ेगी, करंट एसेट्स घटेगी, वर्किंग कैपिटल में नो चेंज। बट अब मैं कैश फ्लो के अंदर आऊं, कैश फ्लो में जो वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूं वो तो सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, कैश हटाने के बाद वाली वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ, कैश का इफेक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला गया। यहां रह गया क्या मेरे पास, डेटर। डेटर हो गए कम। डेटर के कम होने से क्या होना चाहिए था, मेरा तो कैश का फ्लो बढ़ना चाहिए था, मेरे पास तो पैसा आना चाहिए था। तो करंट एसेट्स कम हो जाती है तो क्या करते हैं, उसको एड बैक करते हैं। ठीक है। इसका वैसा वर्सा, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी बढ़ जाए तो जोड़ दो, करंट लायबिलिटी घट जाए तो क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आई होप थोड़ा और क्लैरिटी आई होगी पूर्णिमा और बाकी लोग, जी सर। है ना? तो रटने के लिए तो बहुत आसान है कि जब आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाली चीजों को लेके चल रहे हैं, बहुत ज्यादा आसान है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको हम इंक्रीज डिक्रीज, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे माइनस कर दीजिए, करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो प्लस कर दीजिए। करंट लायबिलिटी अगर क्या होती है, डिक्रीज तो माइनस, इंक्रीज तो प्लस, वैसा करते थे। पिछली क्लास में क्वेश्चन भी करवाया था आपके साथ। ठीक है। आज मैं क्या करता हूँ आपके सामने, कुछ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का डिस्कशन करूंगा, पहली बात तो वो है। और उसके बाद आपके सामने मैं फिर से फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अगर आपके पास बैलेंस शीट दे रखे तो कैसे हैंडल करते हैं। पिछली बार तो मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट से क्वेश्चन लिया था ना, अभी और लेके चलेंगे। तो अभी आने वाली 2 क्लासेस तक, 1 या 2 क्लासेस तक मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम लेके चलेंगे। और साथ साथ अगर एडजस्टमेंट की शुरुआत हो जाएगी तो विल टेक एडजस्टमेंट एज वेल, और फिर हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। इसमें नोट करने लायक कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, थिंग्स आर टू इजी। अब हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब है। और जो आपको जो डॉक्यूमेंट भेजा है मैंने, कौन सा वाला, जो नया वाला कैश फ्लो का डॉक्यूमेंट है, उसको जरा एक बार देख लीजिए, पहले उसको डिस्कस करते हैं। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो मैंने हल्का फुल्का आइडिया दिया था ना आपको, कि हम कुछ आइटम लिखते हैं उसके बाद हम उनको प्लस माइनस करके आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे किया था। तुम्हारे पास नहीं है, यू डोंट हैव द डॉक्यूमेंट।
तो एक बार बहुत जल्दी से हम नजर डाल लेते हैं किस पर, कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। एंड एकांश, कुछ बोला तुमने, मैसेज लिखा था ना थोड़ी देर पहले, दैट मैसेज स्टैंड्स। एकांश, यस सर। अब तो ठीक है? सर आपके हेडफोन्स कनेक्टेड नहीं है क्या? अभी भी नहीं है कनेक्टेड? पूछ रहा सर क्योंकि हूँ। एको हो रही थी आवाज। हाँ सर, हल्की सी एको हो रही है अभी भी। एको तो नहीं होनी चाहिए ना। सर अब- आपकी आवाज आपके लैपटॉप से आ रही थी अभी तक। हाँ, अब बताइए, अब बोलिए। सर अब सही है। सर अब हाँ सही है। सर अब कनेक्टेड है। हाँ चलो ठीक है, थैंक्स। ये बताते रहना चाहिए आप लोगों को, वरना गड़बड़ हो जाती है और फिर रिकॉर्डिंग तो बेकारी चली जाती है। आइए देखें जरा, आपके साथ शेयर कर रहा हूं डॉक्यूमेंट दोबारा से मैं। यस, दिस डॉक्यूमेंट इज हियर। एक बार नजर डालते हैं जल्दी से। ये हम कर चुके थे कैलकुलेट पिछली क्लास में। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि भाई 3 अप्रोप्रिएशंस आपको लिखने पड़ते हैं, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और कौन सा, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। फिर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ठीक है, और आपको याद है ना, जब मैंने पिछली बार आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था तो ये डॉक्यूमेंट ऊपर लिखा हुआ था। अगर आप लास्ट क्लास में देखेंगे, लास्ट क्लास में जो मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया था वो थोड़ा सा अलग था, इसीलिए इस डॉक्यूमेंट को दोबारा से शेयर कर रहा हूं। देखिए जरा ध्यान से, ये है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टू बी कैलकुलेटेड एज वर्किंग नोट। अगर मैं नीचे चलता हूं वर्किंग नोट में, तो देखिए क्या कर रखा हमने यहाँ पर नीचे वर्किंग नोट में, यू कैन सी दिस। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ले लिया, प्रपोज डिविडेंड जोड़ा, इंटरिम डिविडेंड जोड़ा, ट्रांसफर टू रिजर्व जोड़ा, जोड़ा था। क्योंकि हमें बिफोर टैक्स जाना था इसलिए हमने प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स को जोड़ दिया। बोलिए, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन टैक्स एंड डिविडेंड टैक्स। और मैंने बताया था ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, देखो बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहाँ कब प्लस करते हैं, अगर मान लो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करते समय किसी को कंपनसेशन दिया, आपने कंपनसेशन दिया तो क्या हुआ था, दैट हैज डिडक्टेड फ्रॉम योर प्रॉफिट। तो हमें बिफोर प्रॉफिट जाना, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाना पड़ेगा, तो ऐड बैक करना पड़ेगा यहाँ पर, इसीलिए हमने इसे ऐड किया। और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हमने माइनस भी किया। सोचो, अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी ने गुड्स के अगेंस्ट क्लेम दिया था तो आपने प्रॉफिट में उससे पहले जोड़ा था, अब मुझे बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाना है तो क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा। ठीक है, ऐसा करके दिखाते हैं। तो इसीलिए प्लस या माइनस दोनों होता है। और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स जो होता है वो आपके प्रॉफिट में जुड़ा होता है, एंड आई हैव टू गो बिफोर बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो भी मैं उसको माइनस करता हूँ। ये लेके चले हम लोग। और मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि भाई टैक्स जो होता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इसके इफेक्ट को हम क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं। तो देख रहे हो जो बीच में येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, अगर मैंने ऊपर टैक्स को ऐड किया तो नीचे आके मैंने टैक्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कैन यू सी दैट, दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिए बड़ा वाला ये, इज इट विजिबल तनिष्ठा, दिख रहा है। और इसी तरह से अगर मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो थे आपके, कौन से वाले, अगर हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थे कौन से वाले, देखो ये वाला, अगर मैंने ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्लस किया तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मेरा क्या हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, उसका इफेक्ट भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर मैंने ऊपर यानी कि इस जगह पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस करें तो यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्लस कर दूंगा। दिस इज फाइन। सृजन पेज नंबर 3 पे हैं हम, सबसे लास्ट वाले आइटम पे। हाँ वो देखो जहां तुम्हारा आता वहीं पर, कहाँ है यार, इस जगह पे हम लोग, ये वाला पार्ट। तो इस आइटम की मैं आपके सामने बात कर रहा था। और फिर आपको मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स को ऐड बैक करते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स को माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। और अभी क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपके सामने डिस्कशन में क्या किया, मैंने डिस्कस किया आपको डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और साइमल्टेनियसली हमने क्या लेके चले, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी करने के बाद हमारे पास जो आया वो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें टैक्स को एडजस्ट किया तो आ गया कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कैश बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में से ये दोनों माइनस प्लस करें तो नेट कैश फ्लो या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पास निकल कर आ जाता है, और हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फंडा क्लियर हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज में एक चीज लाना चाहता हूँ। वो चीज क्या है, अभी स्क्रीन पे देखते चलिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का डिस्कशन मैं आपके सामने कर चुका था ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, नहीं किया था, बताइए। हेलो, कोई बोलेगा? ऐसा कर लिया था। कर लिया सर था किया डिस्कस, था। ठीक है। चलिए अब हम लेके चल रहे हैं आपके सामने थोड़ा सा कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कैसे शो करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और फाइनेंसिंग को कैसे शो करते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है, जितने झोल होते हैं आपके वो होते हैं ऑपरेटिंग में।
आइए देखें, देखो बेटा, अगर आपको इन्वेस्टिंग दिखानी ना तो बड़ा सिंपल तरीका है, जितनी भी इनफ्लो होती है उनको ऐड करके लिख दो, जितने आउटफ्लो होते हैं माइनस करके देख लो। अब अपनी स्क्रीन पे देखिए आप, ऐड क्या क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है सेल मशीनरी कर दूं, लैंड एंड बिल्डिंग कर दूं, फर्नीचर फिक्सचर्स कर दूं, इन्वेस्टमेंट बेच दूं, या गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट को बेच दूं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। ऑड में क्या कर सकता हूँ ऐड? अगर मैंने शेयर इन्वेस्ट करे थे उस पर डिविडेंड मिलेगा, वो ऐड करूंगा। अगर मैंने डिबेंचर खरीदी थे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो ऐड करूंगा। रेंट रिसीव हो जाता है अगर मैंने प्रॉपर्टी कोई क्या कर रखी, इन्वेस्टमेंट पे डाल रखी है। या मैंने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था ऑन लॉस ऑफ एसेट्स। अब आप बोलेंगे सर ये इंश्योरेंस क्लेम तो कुछ जाना पहचाना लगता है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं, याद है? तो बड़ी मजेदार चीज है, ध्यान से समझना। चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग का हो, चाहे इन्वेस्टिंग का हो, चाहे फाइनेंसिंग का हो, ऊपर उसने क्या होना होता है, प्लस माइनस होना होता है ऑपरेटिंग वाली स्टेज पे। अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब हुआ, आइए मैं इसका मतलब समझाता हूं। दोबारा स्क्रीन को देखिए आप अपनी, ये आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया, दिख रहा है डॉक्यूमेंट? क्या है भाई यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या माइनस कर दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये कौन सा वाला आइटम हमने यहाँ प्लस माइनस किया? ऑपरेटिंग वाला। अगर मैंने एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया था तो दैट वाज माय आउटफ्लो, ऊपर बिफोर जाने के लिए मैंने ऐड करा, यहाँ आके माइनस कर दिया। अगर मैंने इंश्योरेंस कंपनी से गुड्स के नुकसान का पैसा रिसीव किया था तो मैंने ऊपर क्या किया, ऊपर माइनस किया और यहाँ आके क्या कर दिया, प्लस कर दिया। करेक्ट? अच्छा सोचो, अगर मुझे कंपनसेशन मिला बिल्डिंग के लॉस का, तो बताइए मैंने ऊपर क्या किया होगा, प्लस किया होगा या माइनस किया होगा? कोई मुझे बताइए, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में? तनिष्ठा क्या किया होगा? अगर मुझे इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला होगा बिल्डिंग के लॉस का, तो मैंने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय ऐड किया होगा और बिफोर प्रॉफिट जाते समय मैंने माइनस किया होगा। तो ऊपर मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में मैंने उसे माइनस किया यार, रिवर्स चल रहे हैं हम, जो प्लस करते हैं उसको माइनस करते हैं, तो हमने उसे माइनस किया। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है बिल्डिंग का, ऊपर तो माइनस कर दिया, उसे ऑपरेटिंग में जोड़ देते हैं, वो हो जाती है गलती। उसे ऑपरेटिंग में थोड़ी जोड़ना है, उसे कहां जोड़ना है, इन्वेस्टिंग के अंदर। बिल्डिंग के इंश्योरेंस का क्लेम अगर आपको मिला है तो उसने आपके प्रॉफिट को अननेसेसरी बढ़ा दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते समय माइनस करेंगे उसको, ठीक है जी, क्योंकि हमें बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाना है। लेकिन बिल्डिंग के इंश्योरेंस का क्लेम ऐड भी तो होना है, लेकिन वो ऐड कहां होगा? इसी तरह से बाईबैक ऑफ शेयर करते हैं हम। जब हम बाईबैक ऑफ शेयर करते हैं तो हमारा पैसा आता है या जाता है, ये बताइए? बाईबैक करते हैं, हमारे प्रॉफिट में से माइनस होता है या प्लस होता है? इफ आई एम डूइंग बाईबैक, मैं पैसा स्पेंड करता हूं ना यार, मेरा प्रॉफिट कम होता है ना। तो बिफोर और बाईबैक क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। बिफोर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर प्लस करना पड़ेगा, तो फाइनेंसिंग में जाके क्या करना पड़ेगा, उसे माइनस। अभी अगर ऊपर प्लस का तो नीचे माइनस करूंगा ना। तो देखिए, अगर आप इसको देखते हैं यहाँ पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर चलते हैं, यहाँ चलिए, दिख रहा है किस जगह पे? ये रहा बायबैक, दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पर? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि जो आइटम हो गए हैं उनको हम प्लस माइनस करके उनको नेग्लेक्ट, बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं उनको, उनकी अपनी जगह पे आने पे हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। चलिए देखें जरा थोड़ा सा। अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट, इसको ऐड करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव ऐड करते हैं, रेंट रिसीव ऐड करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम को भी हम क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर डिविडेंड रिसीव्ड आपके पास है तो जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन करते हो वहां पर क्या करते हो इसका, डिविडेंड रिसीव्ड का? पहले तो मुझे बताइए, डिविडेंड रिसीव्ड इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग में भी कौन सा, इन्वेस्टिंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो देखिए, जब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला डॉक्यूमेंट बनाया था तो देखो क्या कहा था, ये देखिए यहाँ पर इस जगह पे क्या कर दिया था, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी वगैरह को क्या कर दिया था, लेस कर दिया था, क्योंकि वो यहाँ डिजर्व नहीं करते। लेकिन जब इनकी अपनी जगह आई, कहाँ, इन्वेस्टिंग के अंदर, तो वहां जाके ऐड कर दिया। समझ पा रहे हैं बात को? भाई अभी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रॉफिट वो भी ऑपरेटिंग वाला, तो जितने भी नॉन ऑपरेटिंग वाले आइटम थे उनको हटाना शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा और नीचे चलते हैं। सो मैं रिलेशनशिप दिखा रहा हूं आपको। ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ एक्टिविटी को माइनस करके भूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं। जब उनका टाइम आता है तो उन्हें प्लस भी करते हैं, और वो टाइम कब आता है, जब हम उस एक्टिविटी को पर्टिकुलरली डील कर रहे होते हैं। आगे देखिए, आउटफ्लो क्या क्या होता है, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर फिक्चर्स, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अदर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अगर हम क्या करते हैं वापस करते हैं तो, और कैपिटल
कैपिटल गेन टैक्स, इसे भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है जी। और याद है टैक्स को तो हम ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाके ऐड कर रहे होते थे। तो अगर टैक्स आपका सिर्फ टैक्स है तो क्या होगा, ऑपरेटिंग में ऊपर ऐड होता है और ऑपरेटिंग के नीचे माइनस हो जाता है। लेकिन अगर टैक्स कैपिटल गेन है तो ऑपरेटिंग में वो जुड़ेगा लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर जाके माइनस हो जाएगा। अगर डिविडेंड टैक्स है तो ऑपरेटिंग के अंदर उसे ऐड करते हैं लेकिन फाइनेंसिंग के अंदर जाके माइनस करते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने हमें कब बताया था कि टैक्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं कैपिटल गेन। चलो दोबारा स्क्रीन देखिए अपनी जरा, जस्ट गो थ्रू योर स्क्रीन अगेन। चलिए जरा और स्क्रीन पर देखिए मेरे सामने, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं उसको पढ़िए। क्या लिखा हुआ दिख रहा हो, क्या दिख रहा है? कोई पढ़ के सुना, मनित कपूर क्या लिखा, पढ़ के सुनाइए जरा जिसको मैंने हाईलाइट किया है। Provisions for tax made during the current year, including capital gain tax and dividend tax. करेक्ट। तो देख रहे हैं ऑर्डिनरी प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ जुड़ता है, कैपिटल गेन टैक्स भी यहाँ जुड़ता है और डिविडेंड टैक्स भी यहाँ जुड़ता है। करेक्ट। और ऑपरेटिंग में जो माइनस होता है देखो यहाँ जो दिख रहा है, अब देखिए जरा, अब अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है इनकम टैक्स, यहाँ पर हमने माइनस किया ना। ये कौन सा वाला माइनस किया, ऑपरेटिंग वाला माइनस किया। और जो इन्वेस्टिंग वाला टैक्स है वो कहाँ माइनस करा, देखिए दिख रहा है आपके सामने, कैपिटल गेन टैक्स इन्वेस्टिंग में माइनस किया। और जो फाइनेंसिंग वाला टैक्स है उसे कहाँ जाके माइनस किया, देखो फाइनेंसिंग में माइनस किया, डिविडेंड टैक्स वाला। ठीक है, सृजन त्यागी पेज नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ब्लू कलर से दिख रहा है ना डिविडेंड टैक्स, वो वाले की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को प्लेस करना इज अ वेरी सिंपल टास्क। प्लस प्लस ऊपर कर दीजिए, माइनस माइनस नीचे कर दीजिए, काम खत्म। इस पर कोई टेक्निकल नो हो आपको नहीं चाहिए। फाइनेंसिंग पे चलते हैं जरा। अब देखिए आपका फाइनेंसिंग का इनफ्लो कब होता है, जब आप इश्यू शेयर, इक्विटी शेयर करते हैं, जब आप प्रेफरेंस शेयर करते हैं, जब आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेते हैं। ठीक है, आपने अगर शेयर इशू किए और उस पर आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, या अगर आपने शेयर इशू किया और उस पर आपको प्रीमियम मिल गया, तो वो भी फाइनेंसिंग का इनफ्लो या आउटफ्लो कहलाता है। देखो क्या लिखा है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स विल बी एडेड टू द प्रोसीड्स एंड डिस्काउंट एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द इशू। ये कौन से वाले, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सच एज राइटिंग, कमीशन, ब्रोकरेज एटसेट्रा विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोसीड्स। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ऐसे शेयर में तो डिस्काउंट होता नहीं है भाई, शेयर में प्रीमियम तो होता है। मान लो आपके शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की थी, जो कि आपने क्या कर दी, 5 लाख के शेयर इशू करे और 20% प्रीमियम, यानी कि 5 के बदले में 6 लाख आएगा ना आपका। तो आप क्या करेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कितना लिखेंगे, 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख रुपीज लिखेंगे, वैसा करके बोला है। इसी तरह से रिडम्पशन रिपेमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम रिडम्पशन, इसके लिए मैंने एक नोट लिखा है, ये नोट में सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं करूंगा। और ये लेस करने वाले आइटम है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब हमारे आउटफ्लो होते हैं। और आउटफ्लो क्या होते हैं देखिए, डिविडेंड इंटरिम एज वेल एज फाइनल डिविडेंड, ये हम माइनस करते हैं। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड फाइनल पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, फाइनल डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सब हम चीजें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और इसका टोटल अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, और नेगेटिव आया तो क्या बोलते हैं, कैश क्या यूजेस। सिमिलरली ऊपर इन्वेस्टिंग में अगर उसका टोटल प्लस आ गया तो क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव आया तो क्या बोलते हैं उसको, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन तीनों का टोटल, भाई इन तीनों का टोटल जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको पता क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसको मैं ओपनिंग से जोड़ूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, क्लोजिंग के बराबर। वही तो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वही तो है रिकंसिलिएशन। तो मैंने आपको सिर्फ और आज सिर्फ आइडिया दिया कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे प्रेजेंट होती है, फाइनेंसिंग कैसे होती है और ऑपरेटिंग कैसे प्रेजेंट होती है। चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेके चलेंगे अभी ऑपरेटिंग वाला, और फिर मैं लेके चलूंगा आपके साथ क्वेश्चन जिसमें हम तीनों एक्टिविटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो दिखाते हैं। सो जस्ट ओपन अप योर बुक्स, आपकी किताब का पेज नंबर खोलेंगे, जो पेज नंबर मैं बोल रहा हूँ उसको खोलेंगे, पहले उसको लेके चलते हैं, देन विल प्रोसीड फर्दर। पहले हम सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स, और फिर धीरे धीरे हम एडजस्टमेंट्स की तरफ चलेंगे। और ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी मांगता है, अगर आप इसकी सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कचरा होने में देर नहीं लगती है, मिनट में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जस्ट होल्ड करिएगा, मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने। एक्सरसाइज कौन से पेज से शुरू हो रही है भाई, हमने कल कौन सा क्वेश्चन किया था, हमने 20 20 किया था।
20th लास्ट क्लास में। 20 किया था? अच्छा रुक जाइए, इलस्ट्रेशन 31 पेज नंबर 5.33, बिल्कुल कल जैसे ही क्वेश्चन है, मतलब जो पिछली क्लास में क्या था। इलस्ट्रेशन नंबर कितना है? 5.33। अपनी बुक खोल लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 30 पेज नंबर 5.33, उसको देख लेते हैं। इसको सॉल्व करें दोबारा से, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन जैसा हमने पिछली क्लास में किया था, वैसे ही क्वेश्चन हम इसको दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखें जरा, सॉल्व करें भाई, शुरू करें करना। आपको क्वेश्चन दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही है। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट बनाएंगे आपके सामने, मेरे साथ साथ चल रहा है, जैसे फॉर्मेट में बना रहा हूं वैसे बनाना। देखिए, हो सकता है कि आपके स्कूल में किसी और तरीके से बताया हो, लेकिन बिलीव मी, हैव अ फेथ इन मी, मैं आपको एक मैकेनिकल तरीका क्वेश्चन करने का बता रहा हूँ। आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलेगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत नीट एंड क्लीन बनेगा। ठीक, चलिए तो हम क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर क्या बोला हम लोगों ने? 31 है। पेज नंबर कितना है? 5, कितना? 5.33 ये है, सॉरी। दो हिस्सों में बांट देता हूं पेज को, ऐसे, इस तरह से। रुपीज है, पर्टिकुलर्स है, और इस तरफ भी मैं इसको इधर ले जाता हूं ऐसे करके। ये रुपीज है और ये पर्टिकुलर्स है, क्योंकि मेरे पास पेज की कमी है तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। याद है आपको? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां लिखेंगे हम सी वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट यहां आ जाते हैं इस जगह, यहां पर वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ऐसे करके कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं हम लोग। यहां पर लिखते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। और यहां आपको मालूम है ना क्या क्या लिखना है? अगर यहां आएगा तो क्या क्या आएगा? प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू ट्रांसफर रिजर्व्स, रिजर्व। प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और रिफंड ऑफ टैक्स। यही तो आता है। तो जगह खाली छोड़ दो, भरने की जरूरत नहीं है, वो मैंने एक क्वेश्चन में बताया था। हाँ, यहां जो हम स्केलेटन बनाएंगे वो प्लस क्या करते हैं हम? यहां पर प्लस नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स। याद है किसी को? हमने पिछली क्लास में बताया था ये। एंड लीव 4 लाइन का स्पेस, माइनस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स। इसमें भी 4 लाइन का स्पेस कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाती है जगह? ये आ जाती है हमारे पास क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या करना होता है, हमें बताइए जरा, कोई बताएगा उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? अगला आइटम क्या करते थे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद दो कंपोनेंट ना वर्किंग कैपिटल के, करंट एसेट्स। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। क्या लिखते हैं यहाँ पर? डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। विल राइट दिस माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ऐसा करते हैं। और कहां पहुंच जाते हैं हम लोग? कहां पहुंच जाते हैं हम लोग? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस क्या करते हैं हम लोग? टैक्स कर देते हैं और खाली छोड़ देते हैं, बस इतना खाली छोड़ देना। ये स्केलेटन बना के चलना है आपने। शुरू शुरू में आपको आइडिया नहीं होगा कि हमारे पास स्पेस कितना छोड़ना है, बट बाद में आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कैसे स्पेस छोड़ना है। ठीक है, यही तो है मेजर हेडिंग हमारी, इन्हीं को तो लेके चलना है हमने। आगे बढ़ते हैं। मनीषा ठीक है, 5 लाइन रैंडमली लिख छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा ज्यादा स्पेस बचेगा। मॉरल गिल्ट होगा ना कि पेज खराब कर दिया। तो बोर्ड एग्जाम के बाद 10,000 पेड़ उगा देना और पानी देना 10 साल तक, जंगल बन जाएगा। हाँ हाँ, मेरे स्कूल में एक बार एक बच्ची ने अकाउंटेंसी की प्रैक्टिकल फाइल
सिर्फ 25 पन्नों की बना के लाई। मैंने कहा, क्यों तूने 25 पन्नों की फाइल क्यों बनाई? कह रहा सर मैं इतने पेड़ नहीं खराब करना चाहती थी एक प्रोजेक्ट के लिए। बहुत बढ़िया, हाँ सही बात है। फिर नंबर भी वैसी दिए ना उसको। हमने कहा भाई तेरा इतना मॉरल गिल्ट था तो 100 पेड़ लगा देती। नोएडा अथॉरिटी के ड्राइव होती ना पेड़ लगाने वाली, कंट्रीब्यूशन कर देती 100 पेड़ों के लिए। लेकिन जहां आपको खर्चा करना वहां होना ही चाहिए। चलिए उठाते हैं अभी सबसे पहला आइटम। आर्यन सबसे पहला आइटम कौन सा है? बुक है तुम्हारे पास आज या नहीं है? है सर। सबसे पहला आइटम क्या है, पढ़ के सुनाइए। नहीं है किताब? नहीं सर है। हाँ तो बोलो ना, फर्स्ट आइटम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो गिवन है पेज नंबर 5.33 यस में। सर, यस सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेटिंग, हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आइटम को छोड़ एलिमिनेट कर दीजिए। अगला पॉइंट पढ़िए, अदर इनकम। अदर इन अदर इनकम के आगे क्या लिखा हुआ है? सर 28,800। अबे नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, नो नंबर। ठीक है? नोट नंबर 1 में जाइए, क्या लिखा हुआ है? सर अदर इनकम में लिखा हुआ है गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और दूसरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ये दोनों मेरे क्या है? ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है? आर्यन, यस सर। अदर इनकम के अंदर जो आइटम होते हैं क्या वो मेरे ऑपरेटिंग होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग होते हैं? सर नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। तो उनकी जगह कहाँ है? ये रही रिसिप्ट्स, Yes, sir. यहाँ है ना? इधर एडजस्ट होना है उनको, बोलिए। Yes, sir. ठीक है जी, इनको इधर एडजस्ट करते हैं, ठीक है? चलो तो बताइए क्या करना चाहिए अब हमें इनको एडजस्ट करने के लिए? तो आई गो हियर। बताओ भाई कितना है, माइनस कितना है बताइए मुझे, व्हाट इज द वैल्यू? क्या लिखा है? गेन ऑन, गेन ऑन क्या? आर्यन पढ़ के सुनाओ। The gain on sale of furniture. सेल sir, ऑफ फर्नीचर, Yes sir. कितने रुपए का? 24,000. 24,000 का। एक चीज मैं करना भूल गया यार, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे ना इसको दो हिस्सों में बांटना था ना, पिछली क्लास में तो ऐसे ही किया था मैंने, ऐसे सॉरी, ऐसे रुपीस दो कॉलम बनाने, सॉरी, इनर कॉलम और आउटर कॉलम। मुझे थोड़ा सा बड़े वाले क्वेश्चन का ध्यान रह गया, हमें दो कॉलम में काम करना है इसका। ऐसे आपने फॉर्मेट ऐसा बनाया होगा, एक कॉलम आगे डाल दे। हाँ जी, अब बताओ भी कितना है? गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने रुपए का बेटा बता? Sir 24,000. 24,000 लिख दिया ऐसे, एंड विल पेस इन ब्रैकेट। जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट व्हाट इज दैट? पेज खराब सच में खराब हो गया है? चल कोई बात नहीं, अगला देखें। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट आइटम। आर्यन अगला आइटम क्या है? Interest. इंटरेस्ट। इसे भी माइनस कर देते हैं, कितने रुपए का? 4,800. 4,800 का ब्रैकेट में। अच्छा बताओ मुझे, अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी बनाता तो ये गेन सेल ऑफ फर्नीचर और ये इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है ये कहां जाके जुड़ता? इन्वेस्टिंग में जाके जुड़ता ना? बोलो भैया, यहां से माइनस होगा लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर तो जाके जुड़ता ना? एग्री कर रहे हो इस बात से? अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाता है क्वेश्चन में तो। अरे ऑनलाइन वालों बोलो, करते ना ऐसा? Yes. अब हम क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं इसलिए यहां से माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू आर्यन। हमने क्या कर लिया, अदर इनकम देख लिया। टोटल रेवेन्यू का हमें कुछ नहीं करना। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। चेंज इन इन्वेंट्री नंबर 2, चेंज इन इन्वेंट्री, अक्षय त्रिपाठी चेंज इन इन्वेंट्री पे नंबर 2 लिखा। नंबर 2 में क्या है बताइए जरा मुझे, चेंज इन इन्वेंट्री। सर ओपनिंग इन्वेंट्रीज में 1,84,000 है और क्लोजिंग में? एंड क्लोजिंग में 1,84 है ओपनिंग में, और क्लोजिंग में 1,34,400 है। 400, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बता कि ये इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? सर ये तो इसमें डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है। और आप जानते हैं इन्वेंट्री यानी कि करंट असेट्स डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे उसको? माइनस कर देंगे, अबे प्लस करते हैं। प्लस। सॉरी सर, मैं गलत बोलूंगा है ना? जागरण में बोल रहे हैं, बोलो जयकारा शेरा वाली माँ का, पीछे से आवाज आती है जय। ऐसा थोड़ी करना है। अरे भाई, अगर इन्वेंट्री जो की होती है करंट असेट्स, जो डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? रूल बताया, प्लस करते हैं। प्लस तो करते ये हैं माइनस हो रही है, कितना कितना डिक्रीज हो रही है बता? सर 49,600। हाँ सर। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और प्लस कहाँ कर करेंगे? देंगे। इस जगह, इस जगह यहाँ प्लस क्या बोलेंगे? इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज
कितने की? 49,600 की। डन। एग्री करता है इस बात से? ठीक है, यस सर। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। एकांश मुझे बताइए, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है भाई, ठीक है? नहीं सर, नॉन ऑपरेटिंग। अबे ऑपरेटिंग होता है, ये नॉन कैश है सर डेप्रिसिएशन तो ऊपर आता है। भाई, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। डाउट है क्या कुछ? खुशी, डेप्रिसिएशन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था 11th में आपने। Yes, sir. डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो होता है ना? Yes, sir. उसमें भी ऑपरेटिंग होता है। अगर मैं शीट निकाल के दिखाऊं तो दिख जाएगा आपको, डेप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, करेक्ट? लेकिन ये नॉन कैश होता है, हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एडजस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैश हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर वो नॉन कैश हुआ तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। और अभी देखो यार, मतलब कैसा बच्चा है, ये एकांश कितनी गड़बड़ करते हो तुम लोग। यहाँ देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये कागज, दिख रहा है यस सर। एकांश? सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन किस कैटेगरी में लिखा हुआ है? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, हमने बोला या तो नॉन कैश हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, वो वाला पार्ट है। तो ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग नहीं होता, नॉन कैश होता है, इसलिए से हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, कितने का बताइए? अरे बोलो एकांश, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। 48,000। हाँ, 48,000। अमोर्टाइजेशन कितने का? 48,000। 48,000 का। डन, ये पार्ट भी हो गया। ठीक है, थैंक यू त्रिपाठी, आकांश। आगे बढ़ते हैं। अदर एक्सपेंस में नंबर 3 लिखा हुआ है, अरमान ग्रोवर। अदर एक्सपेंस नंबर 3, जरा नंबर 3 के अंदर बताइए क्या क्या है, नोट नंबर 3 के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? अरमान जल्दी से, सर का माइक काम नहीं कर रहा। अमान अहमद बोलिए, अमान जल्दी से यस सर। बोलो, जल्दी से क्या है? सर अदर एक्सपेंसेस वाले ना? हाँ हाँ, क्या क्या अदर एक्सपेंसेस, नाम बताओ ना उनके। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये ऑपरेटिंग होता है, टच करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस ठीक है। एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं, टच Office करने की जरूरत expense, नहीं है। yes. क्या रह गया? लॉस ऑन सेल ऑफ sale मशीनरी, of machinery। इसे हम एडजस्ट करेंगे, है ना? कितने रुपए की? 131 200 की यहां लिखेंगे, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का हुआ अमान, बताइए? 1,31,200। 200 का, इजी, इसे हमने एडजस्ट कर दिया, फिनिश। ठीक है जी, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आगे मेरे पास आ जाएगा अर्शदीप। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कुछ नहीं करना हम लोगों ने, टैक्स को भी नहीं टच कर रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने का? 128 दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 128। Yes, sir. तो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितना लेके चलूंगा? 128। Hmm. और अब बताइए टैक्स कितना माइनस करा था आपने यहाँ पर? टैक्स 57,600. तो उसको ऐड बैक करूंगा मैं बिफोर टैक्स जाने के लिए, 57,800 ना, So 57,600. 600। सबको समझ में आ रहा है टैक्स हमने यहाँ क्यों ऐड करा? क्योंकि हमें बिफोर टैक्स जाना है। और टैक्स की कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी है, इसलिए यहाँ टैक्स इस जगह पे टैक्स को हम क्या करेंगे? माइनस भी कर देंगे, ताकि उसका इफेक्ट न्यूट्रल हो जाए। कितना माइनस कर देंगे उसको बताइए? इस जगह पे, यहाँ इस कॉलम पे नहीं, इस वाले कॉलम पे 57,600 माइनस करके हमने इसका इफेक्ट क्या कर दिया? ठीक कर दिया। पता चला? टैक्स ऊपर हमें क्या करना होता? प्लस, क्योंकि हमें बिफोर टैक्स जाना है, और नीचे ऑपरेटिंग के सबसे लास्ट में हमें क्योंकि आफ्टर टैक्स दिखाना होता है, इसलिए हम उसको क्या कर लेते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है अर्शदीप, दैट्स फाइन। चलिए Yes, sir. अब गौरी आ जाइए। गौरी हमने नोट्स टू अकाउंट सारे कर लिए थे, अब आप बताइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है गौरी? सर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। ये इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं? सर ये इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज होते हैं तो यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे? किधर जाएंगे? ऊपर वाले यहाँ या इस तरफ? ये सर लेस होंगे लेस होंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स कितने रुपए के बताइए, वैल्यू बताइए। ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस कितने रुपए का? 2,62,400 में से 24,000 माइनस कर दूंगा तो 8 आज तो कितना बच रहा है बताइए?
कैलकुलेटर बाबा कृतज्ञ कृतज्ञ नहीं है आज क्लास में, भाग गया। बोलिए कितना कितना, जल्दी बताइए कितना होगा। बोलो। अबे माइनस करो भाई। सर 38,400। अच्छा जी, सब देख लो, दूसरा भी चेक कर लीजिए कितना है। 38,000 कितना, 38,000 400। 38,400 करके उसको ब्रैकेट में रख दिया। माइनस वाले को ब्रैकेट में जरूर रखना। थोड़ा और आगे चलते हैं। अगली बारी आती है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स बताइए इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। खुशी, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ट्रेड पेबल्स डिक्रीजिंग। डिक्रीज। और डिक्रीज कहाँ जाएंगे, ऊपर वाली में या नीचे वाली में? ऊपर वाले में। अरे बेटा करंट लायबिलिटी होती है पेबल, करंट लायबिलिटी का घटना यानी कि नीचे माइनस वाले में। करना। देखो लिखा नहीं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यस। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ट्रेड पेबल्स। बेटा समझो, करंट एसेट्स के साथ उल्टा रिलेशनशिप दिखाएंगे। करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो माइनस करिए, डिक्रीज होती है तो प्लस करिए। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस, डिक्रीज होती है तो क्या करेंगे, माइनस। कितने का ट्रेड पेबल बताइए बेटा मुझे, खुशी कितने का बताइए वैल्यू? गलत बोल दिया था वो, डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। अब देख, अब देख, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे ट्रेड पेबल। कितना बताइए ट्रेड पेबल, कितने रुपए का, कितना इंक्रीज हुआ बताइए? अरे 20,000। नहीं पता चल रहा खुशी कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लो भाई। चलो अगला आइटम देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लक्षित, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या दिख रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? सर डिक्रीज हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए करंट एसेट्स होती है ना? नहीं सर। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं होती है। तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या करूंगा, प्लस करूंगा ना इसको। लक्षित, अबे माइनस करेंगे, माइनस। सर माइनस करेंगे। क्या है ये वैल्यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने रुपए माइनस करूंगा बता मुझे? 2400। 2400। 2400 पक्का से 2400। 2400 माइनस कर दिया। चलो जी, आपके सारे आइटम क्या हो चुके हैं, हैंडल हो चुके हैं, सारे आइटम आपने टैली कर लिए। चलिए अब आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लेके चल रहे हैं ये वाली फिगर। व्हाट इज योर फाइनल फिगर नाउ? 0 0 6 8 7 15 5 7 और 1 8, 1,85,600। एग्रीड? जरूरी थोड़ी है सारे आइटम लिखेंगे यहाँ पर। प्रपोज डिविडेंड होगा तो लिखूंगा, इंट्रीम होगा तो लिखूंगा, टैक्स था तो वही लिखा, बाकी तो कुछ था ही नहीं। तो आई राइट हियर, देखो इस आउटर कॉलम में लिखना है इसको, यहाँ आउटर कॉलम में 185,600 ऐसे लिख दिया। इसका टोटल कर लीजिए 0 0 2 8 1 9 4 3 7 179। इसका भी टोटल कर लीजिए कितना, 28,800 ब्रैकेट में। अब मुझे बताइए व्हाट इज योर फाइनल आंसर? इसमें ये जोड़ने के बाद, ये जोड़ने के बाद, ये करने के बाद कितनी वैल्यू आती है बताइए? कैलकुलेटर बाबा कृतज्ञ, नहीं आज भी नहीं है, जल्दी करिए जल्दी से, कितना आया? बोलो भाई, कोई कैलकुलेट करो क्या वैल्यू आती है। सर 3,36,000। ठीक है, सुहानी धवन है या सुहानी सुहानी गुप्ता है, कौन है अभी क्लास में? सुहानी गुप्ता। अच्छा सुहानी, ठीक है। तो कितना वैल्यू आई बताइए, व्हाट इज दिस वैल्यू? 3,36,000। 3,36,000 पूरा 3,36,000 पक्का से यही है? चलो इसका टोटल भरिए कितना आता है ये, 69,600 ये टोटल आया। इसको अंडरलाइन करते हैं, 008 8 तो 10 40,800 आया। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कि ये 336 69,600 40,800 करने का व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? बोलो कितना वैल्यू आई?
सर नेगेटिव में 28,800। हाँ जी, कितना वैल्यू आ रही है बताइए नेगेटिव में? 28,800। 28,800 कैसे हो सकता है यार? बच्चा ये 3,36,000 है और ये दोनों का टोटल करके इसमें से माइनस करना है भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिया, उसमें क्या जोड़ना है? ये जोड़ना है और ये माइनस करना है। वो वैल्यू बताइए मुझे। 3,64,800। 3,64,800 रुपीज आया। चलिए अब मुझे बताइए इसका टोटल फाइनल कितना? 3,64,800 में से 57,600 माइनस करूंगा तो क्या आता है? 0,0,2 आ गया। 14 में से 7 गया, 7 बच गया, एंड 6 में से 5 गया, 1 बच गया। 3,17,200 यही तो आया टोटल? नहीं, 3,07,000 शायद। 307। 307। थैंक यू त्रिपाठी, थैंक यू। 307। और क्या नाम दूंगा? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? क्या है ये? क्या सर बोलूंगा? पॉजिटिव। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यही तो है। ऐसा करेंगे, ठीक है जी। बोलो सृजन, पता चल रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा सा। अभी हम एक क्वेश्चन पूरा करेंगे। अब मैं क्वेश्चन करूंगा आपके सामने जिसमें ऑपरेटिंग भी होगी, इन्वेस्टिंग भी होगी, फाइनेंसिंग भी होगी। सृजन कहता है इतना जल्दी करेंगे? देखो उसी में उसी को करने में ठीक रहती चीजें अभी हमारे पास। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कुछ लूज इंफॉर्मेशन के साथ हमने सॉल्व किया। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं मेजोरिटी में? आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन तो हमें दिखते नहीं है। बिल्कुल नहीं दिखते आपको ऐसे क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो बच्चे कम से कम 80% बच्चा खराब कर देगा क्वेश्चन को। इसीलिए मैं ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें सिर्फ बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आपकी किताब में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो है बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन 3-4 हैं सर, 2 या 3 ही होंगे सिर्फ। और ये बच्चे करते नहीं है, इसलिए मैंने पहले इसको करवाया। चलिए, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया इस पर किसी का डाउट हो तो बताइए मुझे, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके साथ और काम करना शुरू करते हैं। कोई डाउट किसी का यहाँ तक बताइए मुझे। एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट हियर टिल नाउ? बोलिए। लक्षित, मनित, सुहानी, वत्सल, सिद्धार्थ, सान्या, सचित, बोलिए। नो सर। यशिता, यशिका, यश एंड पूर्णिमा, सब क्लियर है। ठीक है जी, ऑल क्लियर है। clear सही है। बोलिए। हाँ, दैट्स कूल, ऑल क्लियर। चलो अब मैं आपके सामने लेके चलता हूं ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी एक साथ बनानी है। जो असली क्वेश्चन होता है कैश फ्लो का, उसको लेके चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी होती है, सिर्फ ऑपरेटिंग निकालना होता है, वो भी कंफर्टेबली हो जाता है। लेकिन आपको पहले मैं लेके चल रहा हूँ बड़ा क्वेश्चन, कैश फ्लो का विदाउट एडजस्टमेंट्स। जब आपके पास सिर्फ बैलेंस शीट गिवन होती है तब हम कैसे करते हैं। 2 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे, चीजें कंफर्टेबल होंगी आपके लिए, ठीक है। इतनी लाचार क्यों बैठी है बेटा, क्या हो गया? थक गई? अच्छा, कुछ सोडा वोडा कुछ? ठीक है, चलो आइए चलते हैं। तो आप उठाइए अपनी किताब का बुक, पेज नंबर 5.105 एंड पिकअप क्वेश्चन नंबर कौन सा? 40। क्वेश्चन नंबर 40 लेके चलते हैं। आप बोलेंगे सर एडजस्टमेंट्स? अभी नहीं, अभी एडजस्टमेंट्स लेके नहीं चल रहे हैं। छोटे मोटे क्वेश्चंस उसको भी लेके नहीं चल रहे हैं अभी हम। सर पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर है 5.103, पेज नंबर 5.103 वो लेके चलेंगे अभी। एक सिंपल सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन, जब हमें सारी एक्टिविटीज एक साथ बनानी है तब कैसे करना है। ये सब हटा देते हैं यहाँ से, मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाइएगा, लेकिन अब की बार मैं ठीक फॉर्मेट बनाऊंगा। अभी ऑनलाइन वालों के साथ, ये जो ऑफलाइन में बैठे थे 1-2 बच्चे, इन्होंने गलत फॉर्मेट बना दिए थे क्योंकि मैंने गलत फॉर्मेट बनाया था। फॉर्मेट बिल्कुल यही रहेगा आपका, बिल्कुल यही फॉर्मेट, देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मेट। और ये मेरा आंसर जो है 2 पेजेस में स्ट्रेच करेगा,
तो कैसे करना है सॉल्व, वो मेरे साथ साथ चलिएगा। हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम एडजस्टमेंट को लेकर नहीं चलेंगे, विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फॉर द फुल फ्लैश क्वेश्चन, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। वो छोटी सी चीज क्या होती है जरा देखेंगे। पहले पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने पास। ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जैसे ये मैं बना रहा हूँ आपके पास, बिल्कुल वैसा ही रूटीन में। और ये हम लिखेंगे क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ऐसे करके लिखना होता है इसको। और जो डेट होती है डेट भी डाल देते हैं, पर आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहाँ वर्किंग नोट के लिए मैं जगह बना ही रहा हूँ। यहाँ वर्किंग नोट तो हमें बनाना ही बनाना है, ये वाला, ये वर्किंग नोट हमें लेके ही चलना है। बिफोर आई गो टू द फुल फ्लैश क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ कि फुल फ्लैश क्वेश्चन अगर बनेगा तो कैसे दिखेगा शेप में। देखिए, ये देखिए इस तरह से आपका ये स्टेटमेंट बनता है, ऐसे करके। ये आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, रुपीज होता है, रुपीज होता है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, आप लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो भी है वो इनर कॉलम में नहीं जाएगा, वो टोटल यहां जाता है। फिर बी आपके पास होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये इधर चला जाता है। फिर नंबर सी आता है कैश फ्लो फ्रॉम, ये यूज भी हो सकता है, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये भी यहां चला जाता है। मतलब देखो, अभी मैंने आपको ऑपरेटिंग करना सिखाया था ना, इसी क्वेश्चन में हम इन्वेस्टिंग भी डाल देंगे, फाइनेंसिंग भी डाल देंगे, तीनों एक्टिविटी हो गई। अब जरा समझना, ये वाला टोटल, ये वाला टोटल और ये वाला टोटल का मैं यहाँ टोटल कर देता हूँ, ठीक है जी। ये टोटल या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो मैं लिखूंगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा लिखूंगा ड्यूरिंग द ईयर। इसको क्या नाम दूंगा मैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा बोलूंगा इसको, ठीक। और इसमें क्या ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पर, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दूंगा, ये आउटर कॉलम में जोड़ दूंगा। तो बताइए ये किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए। अरे भाई, साल के अंदर जो इंक्रीज डिक्रीज हो वो, उसमें अगर मैं ओपनिंग फिगर जोड़ दूंगा तो किसके बराबर होगा वो, क्लोजिंग के बराबर। क्लोजिंग। किसके बराबर होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये है आपका स्ट्रक्चर कैश फ्लो का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बड़े लंबे चौड़े तरीके से होती है, इन्वेस्टिंग नन्ही मुन्नी सी होती है, फाइनेंसिंग छोटी सी होती है। इन तीनों का टोटल या तो पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, डिक्रीज इन कैश कैश इक्विवेलेंट। उसमें जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, जो कि बैलेंस शीट में गिवन होता है, उसको जोड़ देते हैं। वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो आपका आंसर करेक्ट है, वरना बिंगो गड़बड़ है। इसका मतलब हमारी क्वेश्चन में क्या हो गई है, गलती हो गई है, फिर हमें उसे सुधारना पड़ेगा। ये अपने पास कहीं एज ए रेफरेंस रख लीजिए। अब मैं इसे मिटा दूंगा यहां से, ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है, ये तो स्केलेटन है कि हमें क्वेश्चन कैसा करना है। ये फॉर्मेट अपने पास रेडी रख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन करना शुरू कर रहा हूं, शुरू करूं, बोलिए तैयार है सब लोग, फॉर्मेट सभी का रेडी है। प्रशांत, सान्या रेडी हो, यस सर। Yes, sir. चलिए शुरू करें। यश, यस सर। चलो भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 40 है। तो आप देखिए, अब मैं छोटा सा काम यहाँ कर रहा हूँ। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं यहाँ पर ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मेरे साथ साथ लिखते चलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसा। और यहाँ लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और लिखूंगा यहाँ पर वर्किंग नोट 1, ऐसे कर दूंगा, ऐसे लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। फिर क्या करूंगा, प्लस, याद है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, 3 लाइन की जगह छोड़ दूंगा। फिर यहां करूंगा क्या, माइनस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, और फिर 3 लाइन की जगह छोड़ दूंगा, यहां लिखूंगा
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्लस कर दूंगा यहां पर क्या, डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, 3 लाइन की जगह छोड़ दूंगा, माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ऐसे कर दूंगा। और यहां लिखूंगा नीचे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कर दूंगा टैक्स, बस इतना करके छोड़ दूंगा, इतना ऐसे स्केलेटन हमें बना लेना है, ठीक है। और यहां लिखता हूं मैं नंबर पे बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये कम से कम ऐसे कम से कम 5-6 लाइन की जगह छोड़ूंगा। और सी लिखता हूं यहां पर क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फिर 5-6 लाइन की जगह छोड़ के बस खाली जगह छोड़ दूंगा, इतनी जगह छोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा। I'll do this, इतना हमें करना है बस। ये स्केलेटन आप अपने पास तैयार कर लीजिए और आप देखिए कि आप एक बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है फॉर्मेट, ये वाला ऑपरेटिंग वाला फॉर्मेट अभी हमने सीखा ही था। ठीक है जी, रेडी है सब लोग, तैयार? इतना करना है आप लोगों ने। और ये पार्ट इसको मैं रहने देता हूं यहाँ पर अभी, क्योंकि इसका रेफरेंस लेके मैं ये करना दिखाऊंगा आप। ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर आंसर। क्वेश्चन हम 40 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 40। पेज नंबर बोलो कितना है? 105। पेज 5.105। दिस इज योर क्वेश्चन। चलो, क्या फॉर्मेट सभी ने लिख लिया? मैं शुरू करूं? शुरू करूं भाई, बोलो। अरे बताओ तो कोई। शुरू करूं नहीं करूं? ऑनलाइन वाले मनित कपूर, मुग्धा Yes, चतुर्वेदी, sir. Yes, नहीं? sir. Yes, sir. चलो, क्वेश्चन नंबर 40। सबसे पहले लेके चलते हैं शेयर कैपिटल। अब मुझे बताइए शेयर कैपिटल ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है? कोई बताए मुझे जरा क्या है? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग, ठीक है, फाइनेंसिंग होती है। शेयर कैपिटल, शेयर इशू करना क्या होता है? फाइनेंसिंग होती है ना। अब मुझे बताइए कि ये जो शेयर कैपिटल है ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है। बेटा 31 मार्च 2020 राइट हैंड साइड पे एरो कैसे जाना है? ऐसे जाना है, याद है? कॉमन साइज कंपैरेटिव में बताया था, पेज नंबर 5.105 तनिष्ठा। आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। और फाइनेंसिंग में इंक्रीज का मतलब इनफ्लो, फाइनेंसिंग में इंक्रीज का मतलब क्या होता है? इनफ्लो। तो चलिए यहां इस जगह पे मैं लिखता हूं क्या, शेयर कैपिटल और प्लस करके लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? प्लस करके। और कितने रुपए का इंक्रीज हो रहा है बताइए मुझे, कितने का इंक्रीज है बताइए? 50,000 का। आई विल राइट हियर 50,000, ऐसा। कोई दिक्कत तो नहीं है? मालूम है? अगला आइटम हमारे पास है क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या अगला आइटम हमारे पास? रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो पूर्णिमा, ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है आपका? Sir, increase. इंक्रीज। मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है, पिछले साल आपके पास प्रॉफिट था 82 का, इस साल प्रॉफिट है 183 का, तो इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? जरा समझिए ध्यान से। लास्ट ईयर प्रॉफिट सिर्फ 82,000 था, इस साल 183 हो गया, तो इस साल हमने कितना कमाया? माइनस प्रीवियस ईयर 142, क्या वैल्यू लिखते हैं हम लोग? 1,01,000। एग्री कर रहे हो सब इस बात को? जब मैंने आपको फॉर्मेट बताया था ना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके निकालते हैं। ये पार्ट भी हो गया पूरा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है कितने की? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कितने की दिख रही है आपको? पिछले साल कितने की थी? 50। इस साल कितने की हो गई? 80 की। तो मतलब क्या हुआ? आपने बोरोविंग ली है या आपने बोरोविंग वापस करी है? बताइए क्या हुआ?
मतलब डू वी हैव बोरोड मोर मनी और वी रिटर्न? बोरोइंग करा हमने। और मुझे बताइए यशिका बोरो करना पैसा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग क्या होता है? यशिका यशिका सर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग होता है। इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। इनफ्लो हो गया, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं क्या, हमारे पास क्या आइटम है ये, 15% डिबेंचर प्लस 15% डिबेंचर्स। कितना वैल्यू इंक्रीज हुई है बताइए इसकी? 30,000। इज इट ओके? बोलो सृजन त्यागी या राघव, समझ में आ रही है बात? सृजन नहीं समझ पा रहा है बात को। अरे भाई एक बात बता मुझे, पिछले साल प्रोविजन कितने, पिछले साल डिबेंचर कितने के थे? 50,000। इस साल डिबेंचर की वैल्यू कितनी दिख रही है? 80,000। तो 30,000 के डिबेंचर कहां से आ गए? कैसे बढ़े? इशू करे होंगे तभी तो बड़ा होगा। डिबेंचर इशू करना क्या होता है आपके लिए? फाइनेंसिंग का इनफ्लो प्लस। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ठीक है जी। चलो अब मुझे बताओ, याद है बचपन में यानी 11th में हमने आपको सिखाया था इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स। क्या होती है इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स? तनिष्ठा मालूम कुछ? सृजन कहता मुझे भी नहीं मालूम। आई एम एज क्लियर एज एनीबडी एल्स। कोई बताएगा इस ग्रुप में से ऑनलाइन में इंप्लाइड एडजस्टमेंट किसे कहते हैं? बताइए। वत्सल, पुष्पम। सर जो क्वेश्चन के अंदर लाइक हिडन होती है और हिडन लाइक होती है। क्या इस क्वेश्चन में कोई हिडन एडजस्टमेंट दिख रही है आपको? दिख तो रही है 15% डिबेंचर। 15% डिबेंचर का क्या मतलब था डिबेंचर वाले चैप्टर में? कूपन रेट, कूपन रेट होता है 15%। इसका मतलब इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इन डिबेंचर पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 15%। मिलेगा? बोलो सृजन हाँ या ना? मिलेगा इंटरेस्ट। क्या पूरी बैलेंस शीट में कहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट मिला है? दिख रहा है कहीं? नहीं लिखा हुआ ना, हिंट में दिख रहा है थोड़ा सा, इंटरेस्ट नहीं मिला। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से समझना, मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, प्लीज अंडरस्टैंड हियर, सभी लोग जरा ध्यान से समझेंगे। इंटरेस्ट या तो मैं 50,000 पे कैलकुलेट करूंगा या इंटरेस्ट में 80,000 पे कैलकुलेट करूंगा। एग्रीड? समझ रहे हो बात को? भाई मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 50 का, क्लोजिंग बैलेंस है 80,000 का। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो आपके पर चॉइस है कि आप ओपनिंग पे निकालो या क्लोजिंग पे निकालो, आपको एक अजम्पशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से। ये बताइए मुझे, अगर मेरे डिबेंचर 30,000 के साल के आखिर में इश्यू होते तो इंटरेस्ट कितने पे देता मैं? 50,000 पे? नहीं, बट डिबेंचर 50 से 80 कब हुए? कब? 31 मार्च 2021 को हुए। ठीक, लेकिन अगर मैं मानता कि मेरे डिबेंचर साल के शुरू में इश्यू हो गए तो इंटरेस्ट कितने पे देना पड़ता? 80,000 पे। एवरीबॉडी इज ओके? सचिन समझ पा रहे हैं मेरी बात को? Yes. इंटरेस्ट कैसे थे? हमारे पास डिबेंचर है ना बेटा, क्वेश्चन में तुम्हारे पास बुक है या नहीं है सचिन? Yes, sir. है। हाँ, तो 15% डिबेंचर पे, मतलब डिबेंचर पे हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 15%। वो या तो हमें 50,000 पे निकालना पड़ेगा या 80,000 पे निकालना पड़ेगा। करेक्ट? अब मेरे पास क्वेश्चन में कोई क्लू नहीं है। मान लो क्वेश्चन लिखता कि डिबेंचर्स आर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो 50 तो कितने निकालते हम लोग? तब हम 80,000 पे निकालते। और डिबेंचर्स आर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो किस पे निकालते? ओपनिंग पे निकालते। हमारे पास कोई क्लू नहीं है। अब मेरा कहना यह आपसे कि आपके फर्म के लिए क्या फायदेमंद है, डिबेंचर इंटरेस्ट ज्यादा देना है कम, ज्यादा कम देना? कम देना। कम किस पे होगा? अगर मैं इशू कम मान लूं क्लोजिंग पर, या मैं इंटरेस्ट किस पे निकालूं? ओपनिंग पे। ठीक है, लेकिन आप ये भी कर सकते थे 80,000 पे भी निकाल सकते थे, इट इज योर चॉइस। तो हम कम से कम इंटरेस्ट देते हुए क्या मान लूं? अब मैं एक लिख रहा हूं यहां पर क्या। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगर मैं 50,000 पे निकलता तो वो बनता 75,500 का। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है नॉन ऑपरेटिंग? फाइनेंसिंग है? ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? नॉन ऑपरेटिंग। तो कहां जाके उससे प्लस होना चाहिए? यहां प्लस इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर। कैसे निकाला मैंने? 50,000 का 15/100 करके ये निकाला, ये वैल्यू निकाली है। ठीक है, ध्यान से देखना। ये थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं इसको यहां पर। आई विल कैलकुलेट कितना? 50,000 का, अभी लिखना मत, लिखना मैं बताऊंगा कहां लिखना है। देखो जरा ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग के जितने भी आइटम होंगे, ऑपरेटिंग के जितने भी, अभी आपने यहां और यहां लिखे थे ना, अब बस एक छोटा सा वेरिएशन है। ऑपरेटिंग के आइटम ना यहां लिखना ना यहां लिखना, सीधा यहां लिखना। बताऊंगा इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको। तो कितना हो गया? 7,500 मैंने यहां लिख लिया। और यहां लिखूंगा मैं क्या?
सी नोट 2, यहाँ नोट 2 दे रहा हूं मैं, ठीक है। नोट क्या दे रहा हूं यहां पर मैं, नोट 2, it has been assumed that fresh debentures were issued as on 31st March 2021। ये assumption दे दिया आपने। जब आप ये assumption देंगे तब जाके आप 50,000 रुपए निकाल पाएंगे। अगर मुझे निकालना होता 80 पे तो मैं क्या assumption देता बताइए। It has been assumed that fresh debentures are issued on which date, 1st April 2020 या 31st March 2020, तब हम ये लेते, ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि यहां तो इसे आपने ऐड कर दिया और फाइनेंसिंग में अपनी जगह पे जाके माइनस होगा ना। अब ये एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, यहां लिखता हूं माइनस, थोड़ा स्पेस देखिए, माइनस इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर 7,500। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो है वो इस इनर कॉलम में और आउटर कॉलम में जाएगा। ऑपरेटिंग वाले को आप ऑपरेटिंग वाले को इनर मोस्ट में डालेंगे। अगर आप सिर्फ ऑपरेटिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तब आप इन दोनों का यूज करिए, लेकिन अगर आप फुल फ्लैश क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इसको इनर मोस्ट में डालिएगा। फॉलो मी, इसका एक फायदा होगा, अभी आपको दिखेगा फायदा। बोलिए, डिबेंचर के इंटरेस्ट पर कोई दिक्कत? मनीत कपूर, खुशी, गौरी, आर्यन, बोलिए डिबेंचर वाले पार्ट में कोई दिक्कत? नो सर। है ना, ये 11th में किया था हम लोगों ने शायद। मनीत कपूर तुमने तो मेरे पास ही बैठ के किया था ये। सर मैंने तो एंड में ज्वाइन किया था फाइनेंशियल हाँ, एंड में फाइनेंशियल अकाउंट तुम्हें ही पढ़ाया था बेटा मैंने विद यस एडजस्टमेंट। सर, यस सर। याद है 10% लोन, 12% लोन, वही तो है ये। हाँ सर। चलिए जी, डिबेंचर ठीक हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। करंट लायबिलिटी में आइटम है ट्रेड पेबल। करंट लायबिलिटी में आइटम क्या हमारे पास? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल है जी, दिख रहा है ट्रेड पेबल? ट्रेड पेबल आइटम दिख रहा है आपको? तो पुष्पम, ये ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, ये बताइए मुझे। ट्रेड पेबल, पुष्पम, ट्रेड पेबल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? नहीं बोलेगा। हाँ, क्या हो रहा है? Increasing. कितने रुपए से इंक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज कितने से हो रहे हैं? So 40. अरे भाई 40,000 से। और इंक्रीज होना हाँ जी। कहाँ जाता है? इधर इधर, ये रहा इंक्रीज होना। प्लस हाँ जी। ट्रेड पेबल कितने के? 40,000 रुपए के। सिर्फ इनर मोस्ट कॉलम में डाल देंगे उसको, ठीक है। इतना करना है आप लोगों ने। और आगे चलते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज कितने की हैं? अदर करंट लायबिलिटीज, ये बोलेगा सान्या, अदर करंट लायबिलिटीज क्या हो रही हैं? देखिए, इंक्रीज हो रही हैं डिक्रीज हो रही हैं? सान्या बताइए, अदर करंट लायबिलिटीज। यार प्लीज, टाइम कम होता है, बोलो तो जरा। सान्या, इंक्रीज हो रही हैं। और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्या होता है? यहां जाता है, तो प्लस क्या बोलेंगे हम लोग? अदर करंट लायबिलिटीज कितना इंक्रीज हो रही है बताइए, कितना इंक्रीज हुई है? ये तो डिक्रीज हुई है ना। डिक्रीज 8,000। मैं तो जो मुझे बोल रही है मैंने तो उसी को फॉलो किया। सानिया अगर मुझे गलत बोल रही तो मैंने सानिया की बात मानी। सानिया, कैसे कंपेयर करते हैं इंक्रीज डिक्रीज? बेटा बता दो जरा मुझे, क्या कंफ्यूजन है, बोलो। कैसे करते हैं? सानिया, ये किताब है आपके पास, कैन यू सी द बुक हियर? दिख रही है सानिया? दिख रही है किताब? हाँ या ना बोलो। इज इट विजिबल? ये दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ? ये कहाँ चला गया ये वाला? बेटा ऐ सुनो, आवाज नहीं। आप प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से कंपेयर करो ना भाई। सानिया, कॉमन सेंस कंपैरेटिव स्टेटमेंट की प्रैक्टिस नहीं करी आपने। चल भाई, मनीत कपूर बता, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर डिक्रीज। डिक्रीज हुआ तो यहां जाएगा माइनस अदर करंट लायबिलिटी। यही है ना क्वेश्चन? अदर करंट लायबिलिटीज कितने की? अरे कितना डिक्रीज हुआ? 8,000। आई विल राइट हियर 8,000 ब्रैकेट में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। आप प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, ये बताइए मुझे, इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं? अर्शदीप, प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। इंक्रीज। अब मुझे बताइए, प्लांट, प्रॉपर्टी, एसेट्स, ये सब हमारे लिए क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स। और ये इन्वेस्टिंग होती है, ऑपरेटिंग होती है, फाइनेंसिंग होती है, क्या होती हैं?
Investing. Investing. इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग के अंदर जाइए, क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? अगर ये इंक्रीज हो रही हैं तो ये हमारा इनफ्लो है या आउटफ्लो है? Outflow. आउटफ्लो होगा ना। तो थोड़ा स्पेस देके नीचे देखो, हल्का सा नीचे देखिए, यहाँ पर माइनस परचेज ऑफ, क्या लिखूंगा मैं? फिक्स्ड एसेट्स। गॉट इट? लिखूंगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितने की इंक्रीज हो रही है बता मुझे अर्शदीप। अर्शदीप कितना इंक्रीज हो रहा है? 57,000. I'll write 57,000 और I'll put in bracket. Is that okay with everyone? अक्षय त्रिपाठी पता चला क्या किया? Yes sir. चलो और आगे चलते हैं। नॉन करंट So- इन्वेस्टमेंट्स। हाँ So बोलो। 1,57,000 होगा। भाई मुझे नहीं पता, जो तुम बोल रहे हो मैं वही कर रहा हूँ। ये पीछे से भी मुझे ढक्कन बच्चा बोल रहा है कि 57 हुआ। सृजन अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 55,000 से 68,000, इंक्रीज या डिक्रीज? क्या हुआ बताइए? इंक्रीज तो इनफ्लो या आउटफ्लो? इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? इन्वेस्टिंग का। क्या लिखूंगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। यहां लिखता हूं मैं माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कितने रुपए का बताइए? व्हाट इज द वैल्यू? 13,000। 13,000 ब्रैकेट में लिख दिया। दिस इज ऑल्सो डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आपके पास करंट एसेट्स। क्या है करंट एसेट्स में? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री बताइए, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? हाँ इंक्रीज हो रही है। कितने से इंक्रीज हो रही है? 56,000 से। इंक्रीज होना कहां जाता है? यहां जाता है, यहां। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितना? 56,000 ब्रैकेट में। चलो अगला पार्ट समझ में आई बात? नेक्स्ट पार्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं? डिक्रीज। क्या करेंगे हम लोग? इधर सॉरी इस जगह पे प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स कितना इंक्रीज हो रहे हैं बताइए? हाँ 38,000 प्लस कर देंगे। चलो ये भी हो गया पार्ट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है जी। अब आपके पास रह गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसको सबसे लास्ट में टच करेंगे, अभी नहीं टच करते, ठीक है? उसको सबसे लास्ट में करना है उसको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम सबसे लास्ट में टच करते हैं। सारा क्वेश्चन हो चुका आपका। चलिए ये वाली वैल्यू कितनी आई आपके पास? फाइनल वैल्यू व्हाट इज दिस वैल्यू? 1,01,000। बेटा इसको पता कहां डालेंगे? इसको इनर कॉलम में डालते हैं। 1,01,000 इसका टोटल करते हैं। दिस इज व्हाट? 7,500। ये वैल्यू क्या हो गई? निल हो गई। अब ये लाइन डाल दी। क्यों कर रहा हूं पता है? आपके एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है। दिस इज द रीजन, और कोई रीजन नहीं। आपके स्कूल में ना जो भी काम करवाया इस कॉलम में करवाया है, लेकिन मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिर्फ तीनों कॉलम को यूज करने की सलाह दूंगा, ठीक है? अभी जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी होती है, वरना क्या होता है टोटलिंग में गलती होती है। आई जस्ट वांट टू एलिमिनेट दैट मिस्टेक। नाउ व्हाट इज दिस टोटल? ये टोटल कितना हो गया बताइए? 0,0,5 7 और 1 8, 1,08,500, ठीक है? इसका टोटल करिए, ये टोटल कितना है? 78,000। सर एक चीज पूछनी थी, पूछिए। जो मशीनरी का हमने किया वो नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में नहीं आएगा? कैसे? ये जो मशीनरी, हाँ परचेज हाँ, ऑफ फिक्स्ड एसेट, मशीनरी खरीदी है ना आपने, यस सर। वो तो इन्वेस्टिंग हो गया ना। हाँ तो लेकिन नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट भी तो है। हाँ नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में कब आएगा? जब मशीन की वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस करते तब आता ना। अच्छा अच्छा यस सर। बता दो जरा मुझे। हम्म। मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थोड़ी दिखाई जाती है। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए व्हाट इज दिस वैल्यू? ये आया 64,000 ब्रैकेट में, ठीक है जी। चलिए ये टोटल करिए कितना आता है? 1,08,000, 78 और 64,000। इसका फाइनल करिए क्या आंसर आता है? पक्का से कितना? 1,42,500। 1 लाख। बाकी लोग भी टैली कर लीजिए एक बार, कितना आ रहा है? 1,22,500 आ रहा है। इज देयर एनी टैक्स हियर? कोई टैक्स नहीं है ना। मैं चाहूं तो नहीं भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने क्योंकि लिख दिया इसलिए मैं नील कर देता हूं। अब मेरे पास वैल्यू आ गई 1,22,500। दिस इज व्हाट? ये क्या वैल्यू है मेरे पास? ये बोलूंगा क्या मैं? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इज दैट ओके? क्या 1,22,500 आया हमारे पास वैल्यू? बोलिए।
Yes, sir. ठीक है जी। और इसको मैं क्या यूज करता हूँ, इस वैल्यू को क्या बोलूंगा मैं, ये वैल्यू बोलूंगा मैं क्या। और एक काम और करना है आप, ये जो जितना भी वैल्यू आई ना इसको बिल्कुल आउटर कॉलम में रख दीजिए, यहाँ 122,500। ये जो आउटर कॉलम है ना इसमें हम 3 चीजें रखेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस चलो इधर आ जाते हैं। ये वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, टोटल करिए इसका कितना आता है। 0 0 0 7 10 5 और 1 6 और 1 7 170 नेगेटिव में। बताइए ये क्या है हमारे पास, व्हाट इज दिस, कैश फ्लो है या कैश यूज्ड है ये? Sir, used. हाँ, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना। आप बोलेंगे ऊपर जगह छूट के क्या फर्क पड़ता है, छूट गई तो। और इसको आउटर कॉलम में रख दीजिए कितना, 1,70,000 का ब्रैकेट में। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तनिष्ठा बताइए। चलिए इसका टोटल करते हैं अब। व्हाट इज दिस फाइनल टोटल, बताइए टोटल कितना आता है। 80,000 में से चला गया 7,500 तो कितना आएगा, 72,500। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? व्हाट इज दिस वैल्यू, पॉजिटिव। क्या लिखूंगा यहाँ, क्या लिखूंगा इसको मैं अब, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और कितने का लिखूंगा मैं इसको, 72,500। और इसको लाइन डालते, यहाँ लाइन डाल देते। अब आपके पास तीनों एक्टिविटी आ गई, जिसमें से ये पॉजिटिव है और बाकी के 2 क्या है, 2 पॉजिटिव है और बाकी की 1 क्या है, नेगेटिव है। बताइए टोटल कितना आता है इसका, 122,500 और मैं करता हूँ 172,500, तो कितना हो जाता है ये, 170 90 190। बताइए क्या वैल्यू आती है, कितना आएगा ये आंसर फाइनल, व्हाट आंसर यू विल गेट हियर। बताओ तो भाई कितना आया आंसर। 25,000. सिर्फ 25,000, आई विल राइट 25,000। ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, Positive. पॉजिटिव। क्या लिखूंगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर। 25,000 ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक है जी, यही तो किया। अब जरा इस फॉर्मेट की तरफ आ जाइए। आपने ऑपरेटिंग निकाला, आपने इन्वेस्टिंग निकाला, आपने फाइनेंस निकाला, आपने टोटल निकाला, यहां तक पहुंच गए। क्या करना है इसके बाद, अब क्या करना है, अब ओपनिंग जोड़ना है। ओपनिंग देखिए क्वेश्चन में ओपनिंग कितना लिखा हुआ है, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कितना है भाई ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, बताइए। हाँ कितना है, 70,000। ठीक है जी, ये टोटल कितना बनता है, 95,000। और इसको मैं क्या लिखता हूं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं ना, कैश फ्लो तैयार है। बहुत मुश्किल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और तुम देखो कि जब स्कूल में कर रहे होते तो पता क्या गलती होती है, पहले भाई ऑपरेटिंग अलग से कैलकुलेट करो, इन्वेस्टिंग। मैं तो कुछ नहीं कर रहा ऐसा, हमने स्केलेटन बनाया और सिर्फ वैल्यू तो फिक्स करनी है। और बिलीव मी, जब मैं आपको सबसे मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा इस किताब का, तब भी आपने देखना इतना स्मूथ लगेगा आपको, उतना आसान लगेगा। सिर्फ स्केलेटन बना के वी हैव टू प्लेस द वैल्यूज, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभी तो खैर नींद आ रही है, थकान हो रही है, लेकिन जब इसको दोबारा से एक बार देखोगी तो इट विल बी गुड। बताइए भाई, ये बना आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का विदाउट एडजस्टमेंट। और देखिए अभी मैंने चैप्टर का सिर्फ 20% पार्ट कराया, अभी तो 80% पार्ट छूटा है। हाँ अभी तो 80% पार्ट बचा हुआ है। हाँ काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, लंबा नहीं होगा ना। अब जैसे मैंने आपको अभी विदाउट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करा दिए ना, इसके बाद मैं आपको सिर्फ एक क्लास में एडजस्टमेंट से कराऊंगा, और जब एडजस्टमेंट हो जाएगी तो अगली क्लास में विद एडजस्टमेंट हो जाएगा, फिर चैप्टर खत्म। इसलिए इज इट क्लियर, पता चल रहा है भाई। सिद्धार्थ, सचित, या मैं बोलूं तो गौरी, अमान, शुरू में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस में आपको परेशानी आएगी, अदरवाइज यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी। तो आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन 40 करना है, 41 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41 करेंगे आप, क्वेश्चन 40 एंड 41। ठीक है, ये आपको करने हैं। और उसके बाद
अगर आप ये कर लेते हैं अगली क्लास तक सक्सेसफुली, तो मैं आपके सामने क्या करूंगा, फिर एडजस्टमेंट्स लेके चलूंगा। अगली क्लास में आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम आगे, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, बोलिए। अरमान, अनंत, अमान, बोलिए। नो सर। ठीक है, वत्सल, युविका, ये यशिका, सॉरी यश, यशित, प्रशांत। सर हाँ, सर वो मैं वर्किंग नोट बनाना जरूरी है क्या, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने ये के वाला, लिए? ये वाला। यस सर, हाँ अगर बिल्कुल टैक्स जरूरी है, वगैरह बिल्कुल नहीं है तो। जरूरी है। कौन बोल रहा है ये? सर पूर्णिमा। हाँ हाँ बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है ये बनाना। देख पता है क्या होता था, जब तक हम फॉर्मेट बनाते थे ना इस स्टाइल में, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक मिनट अभी जाओ मत ना, रुक जाओ थोड़ा सा। अगर हम लोग फॉर्मेट बनाते थे पहले ये वाला, पहले सब कुछ इसी के अंदर करते थे ना, याद है? अरे जो मैंने पिछली क्लास में फॉर्मेट दिखा था Yes, ऐसे तो करते sir. थे उसमें। हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब हमें क्या लिखना है स्पेसिफिकली से वर्क, इसके भी नंबर होते हैं, अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा आराम से, फिर आपको 100 नहीं मिलेंगे। और कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी, उसमें करना क्या होता है, 3 एप्रोप्रिएशन, प्रपोज, इंटरिम और ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ना होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्लस माइनस और रिफंड, ये तो करना होता है एडजस्ट, और थोड़ी कुछ है। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और स्टे सेफ। चलिए।